अच्छा, तो अ, अब हमने करने हैं एमएसआई एडर्स विच इज़ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये याद रहे कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। पहले तुम काफ़ी देर तक करते रहे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किधर चले गए सारे? ड्रॉप हो गए फिर आ गए। चलो, ठीक। तो पहले हम करते रहे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते थे कि हम एंड और नॉट गेट्स को जोड़ के कोई ना कोई सर्किट बनाते थे। ये कुछ 4-5 लेक्चर्स में ये किया। उसके बाद हमने कहा कि हम फंक्शनल डिवाइसेस पे काम करेंगे। फंक्शनल डिवाइसेस क्या थी? यही जो पिछली बार थी कि हम एक बना बनाया एडर खरीद लेते हैं, फिर उसको कैस्केड करके या जिस तरह से भी है उसको जोड़ते हैं। और अब बात आ रही है एमएसआई के ऊपर। एमएसआई स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी लेवल की बात हो रही है। यानी अब हम एक एक गेट जोड़ के काम नहीं कर रहे, हम एक सिंगल डिवाइस पे भी काम नहीं कर रहे, बल्कि हम एक चिप खरीद के ला रहे हैं जो हमारा कोई स्पेसिफिक काम करेगी। ठीक है, अब ये चिप्स जो हैं ये इनके नंबर्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो भाई इनको याद करना पड़ता है। मतलब ये एक सर्किट है जिसका नंबर है 74LS283। अब ये क्या करता है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये है 4 बिट का एडर बेसिकली। ये जो है 74LS283 ये 4 बिट का एडर है। यानी ये चिप जो है ये दो नंबर्स लेगी 4 बिट के और एक जवाब देगी 4 बिट का। ठीक है, तो एमएसआई क्या होता है? एमएसआई होता है कि हम एक एक बिट के ऊपर नहीं है, अब ये हमारा एक डिवाइस खरीद के लाए हैं, एक आईसी खरीद के लाए हैं जो 4 बिट का एडर है। तो इसके अंदर अब वो कैसे काम हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये 4 बिट के दो नंबर से ऐड करेगा। अब अगर तुमने 12 बिट का एडर बनाना है तो तुम ऐसे 3 चिप्स जोड़ दोगे, पहले की कैरी दूसरे को, दूसरे की कैरी तीसरे को, सो ऑन। ठीक है, ये बात अब आगे जाती जा रही है ना। मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट सिंपल एंड नॉट और से शुरू हुई थी कि पहले तुम इन सर्किट्स को जोड़ के तो वो तुम्हें ट्रुथ टेबल्स बनाई, ट्रुथ टेबल्स के बाद तुमने के मैप्स बनाए और फिर इससे तुम एक्सप्रेशन निकालते थे। फंक्शनल डिवाइसेस डिवाइसेस हैं, ज़ाहिर बात है, एडर्स हैं, वो है एएलयूज हैं, अभी पढ़ोगे आप काफ़ी सारे। और एमएसआई एंड पे ये है कि इन्हीं डिवाइसेस को एक आईसी लेवल पे, एक चिप लेवल पे हमने बर्न किया हुआ है। तो ये फिर इवेंचुअली तुम जाके सीधा अपने सर्किट पर लगाते हो और इस्तेमाल करते हो। अब एडर का एक इस्तेमाल है बीसीडी एडर, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये जो हमने तीसरे लेक्चर में शायद पढ़ा था कि बीसीडी से ऐड कैसे करते हैं, यानी यूजिंग बीसीडी हम ऐड कैसे करते हैं। तो ये तुम्हें याद होएगा कि ये याद है ना कि बीसीडी क्या होता था? बीसीडी ये होता था कि उसमें डिजिट्स होते थे 0 से 9 तक। तो जब हम बीसीडी यूज करते हुए ऐड करते थे तो या तो आंसर आ जाता था या ये होता था कि आंसर 9 से बड़ा आ जाता था। ठीक है, तो अगर 9 से बड़ा आता था तो हम आंसर में 6 ऐड करते थे। ये बीसीडी एडिशन करके हम काम करते थे। ये अगेन इसकी समझ तब आएगी जब तुम्हें पीछे बीसीडी एडिशन याद होएगी। मेरे ख्याल है तीसरे में था या चौथे लेक्चर में था। अच्छा, हम करते क्या थे कि हम दो बीसीडी नंबर्स ऐड करेंगे, 4 बिट के दोनों नंबर्स होते हैं, उनको ऐड किया, रिजल्ट आएगा। अब या तो वो रिजल्ट सीधा सीधा हमारा आंसर होएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो इनवैलिड नंबर आ जाता था, 10, 11, 12 कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती थी, तो हमने उसको चेक करना था और उसमें 6 जमा करना था। ठीक है, तो वो चेक कैसे करेगा कि जो आंसर आया है उसने उसको गुजारा एक और सर्किट में से जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर का सर्किट है, कि वो डिटेक्ट करेगा कि क्या नंबर सही आया है, गलत आया है, या क्या सिचुएशन है। अगर नंबर गलत होता है तो वो 6 जमा करता है, और अगर नंबर ठीक होता है तो वो 0 जमा करता है, विच मीन्स कि वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज कि तुमने दो बीसीडी डिजिट्स ऐड किए, जो आंसर आया तुमने चेक किया इनवैलिड तो नहीं है, और अगर इनवैलिड है तो तुमने 6 ऐड कर दिया, वरना तुमने 0 ऐड किया। और ऐड कैसे करोगे? बाय द वे कि जो सम आ रहा है उसके अंदर एक और एडर में से आप गुजारोगे ना उसको 6 ऐड करने के लिए, और फिर तुम्हारा रिजल्ट फाइनली प्रोड्यूस होता है। आई थिंक इसमें ये भी शर्त थी कि अगर तुम ये इनवैलिड निकलता है तो तुम एक कैरी पकड़ाते हो अगले वाले को। तो आई थिंक इसमें ये भी शर्त थी। अच्छा, ठीक है। अब वो ये कर रहा है कि ये जो इनवैलिड बीसीडी का सर्किट है जो डब्बे में बनाया हुआ है, इसको हम बनाएंगे। ये सर्किट क्या है? तो सबसे पहले वही जिस तरह ट्रुथ टेबल बनाते थे,
तो ट्रुथ टेबल इनवैलिड बीसीडी होती क्या है बाय द वे, 10 से शुरू होती है, 9 तक तो ठीक है, 10 से आगे यानी 1010 10 से आगे सारे आउटपुट्स 1 होंगे, यानी ये सब इनवैलिड है, और इससे पहले सब कुछ वैलिड है, वो 0 होएगा। अब इसका या तो के मैप बना लो या डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना लो, वही काम जो पीछे बहुत ज़्यादा करते आए हो, तो के मैप बनाया, ग्रुप्स बनाए, एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। एक्सप्रेशन जैसे ही बनता है आप तुम फॉरन सर्किट बना सकते हो, तो पता ना ये एंड गेट लगा हुआ है, ये और गेट लगा हुआ है, तो S2 और S1 को हमने और किया और उसको एंड गेट में से गुजार, ये हमारा इनवैलिड बीसीडी का सर्किट बन गया। इसका मतलब ये है कि वो जो हम वो ऊपर वाले डब्बों में, जो यहाँ पे हमने डब्बे में देखा था ना कि इनवैलिड बीसीडी है, उसके अंदर एक्चुअली ज़ाहिर बात है एक सर्किट लगा हुआ है, तो वो ये वाला सर्किट है। अब एंड पे भी गेम काफ़ी मज़ेदार सी खेलता है। होना क्या था कि या तो इसकी आउटपुट 0 आएगी सर्किट की, या 1 आएगी। अगर 0 आती है तो इसका मतलब है कि इनवैलिड नहीं है, ठीक है सब कुछ। तो अगर 0 आती है तो उसने ये 2 तारों पे 0 लगाया हुआ है, और इधर वैसे ही 0 है, यानी ये हो क्या रहा है कि जो आंसर ऊपर से आ रहा है उसमें 0 ऐड कर रहा है। अगर 1 आता है यानी उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई डिजिट गलत है, इनवैलिड है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 1 1 0, ये 6 होता है, 0 1 1 0। तो अगर इनवैलिड है तो वो जो आंसर आ रहा है उसके अंदर 6 इस दफ़ा ऐड करेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन मतलब आइडिया होना चाहिए। इसको सही तरीका इसको पढ़ने का ये है कि पहले जाकर थर्ड फोर्थ लेक्चर से बीसीडी एडिशन हाथ से पहले करके देखोगे होती क्या थी, जब वो समझ आ जाए फिर इसको करो। लो जी, अब ज़ाहिर बात है हमने जब बीसीडी एडिशन की थी तो हमने 2 2 डिजिट किए थे, हमने एक एक डिजिट नहीं की थी, हमने इकट्ठे 2 2 किए थे। तो अगेन राइट साइड से शुरू करते हो, पहले नीचे वाले 2 जमा करते हो। एलएसडी का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। यानी अगर एक रकम लिखी हुई है 24, तो उसमें से 4 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो काम करते कैसे थे कि पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऐड करते थे, उसको इनवैलिड में से गुजारते थे, ये सारा तमाशा चलता था और एंड पे आंसर आता था। ये वाला पॉइंट था जो मैं कह रहा था, ये सीन 4 वाला। ये था कि अगर तुम्हारे पास इनवैलिड आता था तो तुम आंखें बंद करके अगले को वो पकड़ाते थे, एक कैरी पकड़ाते थे अगले को, ठीक है। और अगला क्या करेगा, अगला भी यही करेगा, एमएसडी भी यही करेगा कि जमा करेगा, इनवैलिड चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आंसर दे देगा, वरना वो 6 ऐड करके आपको आंसर पकड़ाएगा। ये सिर्फ एक इस्तेमाल है कि बीसीडी एडर काम किस तरह से करेगा। मतलब ये एडर के कुछ इस्तेमाल हैं कि ये जो एडर की तुमने फंक्शनल डिवाइस बनाई है ना, इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं। तो एक इसका बीसीडी एडिशन इस्तेमाल है, दूसरा इसका इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन करने लगे। अगेन ये तुम्हें याद होना चाहिए कि किताब के शुरू में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो एडिशन सॉरी वो सब्ट्रैक्शन कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करने का सर्किट नहीं लगा होता, तो वो सब्ट्रैक्शन भी करता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, ठीक है। यानी वो टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से ये काम करता था। यानी अगर तुमने 9 - 5 करना है, ठीक है, तो तुम इन दोनों को जमा करोगे, ये 9 लिखा हुआ है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट में -5 लिखा हुआ है, ठीक है। गिन लो, 8 है ये, तो -8 + 3 हो गया -5। तो इनको वो जमा करेगा एट द एंड ऑफ द डे। इंपॉर्टेंट ये है, यानी उसके अंदर सब्ट्रैक्शन का कोई सर्किट नहीं लगा हुआ। अब जमा करेगा तो ज़ाहिर बात है एडर ही जमा करेगा। तो इसको कैसे वो जमा कर, अच्छा बाय द वे टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या था, तो उसने ये करके दिखाया हुआ बकायदा। ये देखो उसने करके बकायदा दिखाया हुआ कि टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या था। पहले बिट्स उल्टाते थे और उल्टाने के बाद उसमें 1 ऐड करते थे, ये टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मैं अगर ये 2 नंबर यानी वो टूज कॉम्प्लीमेंट और ये देखो उसने किया क्या है कि उसने वो ओरिजिनल नंबर और ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये भी उसने 1 ऐड नहीं किया, 1010 है। अब ये जो 1 ऐड करना है ये वो इधर कैरी इन से कर रहा है। ये बड़ी पावरफुल चीज़ है क्योंकि इससे तक एएलयू का कॉन्सेप्ट बनता है। करना तो तुमने एडिंग ही है, लगाना तो तुमने एडर ही है, ज़ाहिर बात है। ये तुम्हारे पास पहला नंबर आ गया, इसको कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सारी दूसरे नंबर में, कि दूसरे नंबर को या तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट बना के भेजेंगे या हम सादा भेजेंगे। अगर हम सादा भेजेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिंपल 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बना के भेजेंगे तो दैट मीन्स कि हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गेम खेलता किस तरह है, ये एक कंट्रोल वायर है, एक्सटर्नल एक तार है, जिसके ऊपर अगर मैं 0 रखूं तो इसका मतलब ऐड है,
और अगर 1 रखूँ तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट है। 0 रख के देखो, वो आसान है। 0 रखो इधर, 0 रखोगे तो उसकी वजह से ये जो सारे कनेक्शन बने हुए हैं, ये देखो, ये कनेक्शन बना हुआ है 0 का, फिर ये कनेक्शन बना हुआ है, फिर ये कनेक्शन, फिर ये कनेक्शन। अगर गौर से देखोगे तो ये 0 है, ये सारे सी वाले गेट जो हैं इनको बंद कर देगा। गेट बंद करने से मुराद ये है कि अगर एंड के गेट में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 0 ही होएगी ना, तो वो उसको गेट बंद करना मतलब कह दोगे। तो सी वाले गेट समझ लो दिमाग से डिलीट कर दो, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब यही 0 इस इधर नॉट होएगा यानी 1 हो जाएगा, और 1 होके इन यू वाले गेट्स पे जाएगा, तो यू वाले गेट्स खुल जाएंगे। एंड गेट खुलने का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो जो भी दूसरी तार पे आ रहा है वो ये आगे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये है इन शॉर्ट कि मैंने इस तार के ऊपर 0 रखा, उससे सी वाले सारे गेट बंद हो गए, यू वाले सारे गेट खुल गए। यू वाले गेट कर क्या रहे हैं, ये जो इनपुट आ रही है ऊपर से, ये जो इनपुट जो नंबर 4 बिट का आ रहा है, वो ऐसे यू वाले गेट में से गुजर के सीधा नीचे पहुंच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। उस नंबर को आपने कोई चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो सीधा नंबर नीचे पहुंच गया। होना भी यही चाहिए था। अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने में तो आपने दूसरे नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं ना करनी, वो तो स्ट्रेट नंबर ऐड हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो वो कंट्रोल कैसे करता है, वो उसको इस 0 के जरिए से कंट्रोल करता है। तो इस 0 से सारे सी वाले गेट्स बंद कर दिए, यू वाले खोल दिए, और वो पूरा नंबर नीचे पहुंच गया, ऐड हुआ, खत्म हो गई बात। अब जरा 1 मिनट सब्ट्रैक्ट देखो। अगर इस तार पे मैं 1 रखता हूँ तो क्या होता है, समझ आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट उसका रिवर्स ही होना है बेसिकली। सबसे पहले तो ये हिसाब लगाना कि कौन सा गेट खुलता है, कौन सा बंद होता है जब यहाँ पे 1 रखते हो। एग्जैक्ट उलट होएगा ना, जब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1 से ये सारे सी वाले गेट खुल जाएंगे, क्योंकि ये सारे सी को कनेक्टेड है, तो सी वाले सारे खुल जाएंगे। लेकिन ये 1 जो है वो इधर नॉट होकर 0 बनेगा, और ये यू वाले सारे गेट्स को बंद कर देगा, क्योंकि इनको सारों को 0 नजर आएगा। अब ये सर्किट तो कट गया है, यू वाला सर्किट तो कट चुका है। सी वाले में देखते हैं क्या हो रहा है। सी वाले में ये हो रहा है कि जो नंबर ऊपर से आ रहा है वो नॉट होके फिर आगे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट रखता हूँ, इधर 1 रखता हूँ, तो मेरा जो नंबर आ रहा था वो नंबर नॉर्मली नहीं पहुंचता नीचे, नॉर्मल हालत में नीचे नहीं पहुंचता, वो नॉट होके नीचे पहुंचता है। नॉट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली तुमने इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो नीचे पहुंचाया है जमा करने के लिए। अब करना क्या होता है, एक 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, और एक उसके बाद 1 जमा करना होता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब सिर्फ जमा करने की गेम रह गई है। वो उसने ऐसे खेली है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ इस तार पे, तो ये देखो, ये उसने 1 निकाल के इधर कैरी इन पे भी डाल दिया। तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऊपर से हो गया, वो जो +1 करना था वो तुमने कैरी इन से कर दिया। अब ये एक सर्किट बन गया है जो ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तुम्हें ये पता है कि तुमने दोनों ऑपरेंड्स इधर अप्लाई करने हैं, ए पे और बी पे तुम दोनों ऑपरेंड्स रख दोगे, और इस तार के ऊपर तुम बता दोगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और अंदर वो किस तरीके से उसको हैंडल करके या तो ऐड कर देगा या वो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के मतलब वो सब्ट्रैक्शन वाला काम कर देगा। तो ये बन गया है 4 बिट का एडर सब्ट्रैक्टर। और ये बात जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सीपीयू सब्ट्रैक्ट नहीं करता, सीपीयू के पास जो सर्किट है वो है सिर्फ ऐड करने का ही। तो अब वो किस तरीके से हम ये गेम खेल के उसको मतलब एडर को ही यूज़ करते हैं, वो ये था। अच्छा, ये एक्सटेंड कर सकते हो बाय द वे, इसमें कोई मसला नहीं, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पास बड़ा नंबर है, यानी 4 बिट का नहीं है, 8 बिट का नंबर है, तो ठीक है, उसके पहले नीचे वाले 4 बिटों को हैंडल कर लो। सेम एग्जैक्टली सेम स्टोरी कि वही ऐड सब्ट्रैक्ट का वो ये सेम कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। और साथ एक और चिप लगा लो। जो साथ चिप लगाओगे उसको भी यहीं से कंट्रोल करो ना। ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला है, अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है पूरे नंबर ऐड हो रहे हैं, और अगर 1 है तो पूरे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कैस्केडिंग जो है ना, ये बड़ा एक मेजर हिस्सा है। उस दिन भी हम कह रहे थे कि जब फंक्शनल डिवाइसेस भी लगाओगे तो कैस्केडिंग कैस्केडिंग होनी होनी है। कैस्केडिंग का मतलब क्या था, कॉपी पेस्ट, विच मीन्स के सेम सर्किट को उठा के दोबारा कॉपी पेस्ट करी जो। तो जब हमने 4 बिट का सर्किट फाइनल कर लिया और हमें कहा गया कि इसको 16 बिट पे लेके जाओ, तो इसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लो।
ठीक है। कैस्केडिंग हर दफ़ा इतनी आसान नहीं होती। ये तो अभी एडर है ना सिर्फ, इसलिए बड़ी आसान है। तुम दिमाग में करो कि अगर तुम एक बच्चे को सिखा रहे हो कि 2 डिजिट का एक नंबर जमा करना है, 2 डिजिट का, फॉर एग्जांपल 52 में 33 ऐड करना है। तुम उसको सिखाते हो ना कि पहले नीचे वाला डिजिट ऐड करो, कैरी आएगी, अगले को दे दो। अब अगर उसको 10 डिजिट का नंबर दे दोगे तब भी वो यही काम करता रहेगा। वो नीचे वाला ऐड करेगा, कैरी अगले को दे देगा, फिर ऐड करेगा, कैरी अगले को दे देगा, फिर ऐड करेगा, कैरी अगले को। तो ऐड करते वक्त कैस्केडिंग करना इंतहाई आसान काम है, उस क्योंकि कैरी अगले को पकड़ाते जो बस काम चलता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें कैस्केडिंग अगर लगे ना कि यार ये हर दफ़ा बस सर्किट उठा के इधर रख ही देना है, तो एडर में तो वाकई ऐसे है, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, चेंजेस आएंगे। इसने तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाया है कि 103 में से 67 माइनस कर रहा है। अच्छा जी, अब जो हमने एडर का इस्तेमाल किया है, एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने 74LS283 की चिप जो है, ये क्या चिप करती है, ये 4 बिट का एडर है, कैन बी यूज टू ऐड सब्ट्रैक्ट। सेम चिप, एक ही चिप लगी हुई है, लेकिन हमने कुछ गेम ऐसी खेली है कि वो सब्ट्रैक्ट भी कर रही है और ऐड भी कर रही है। तो यहीं से आगे ALU का कॉन्सेप्ट निकल आता है। ALU क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU is a chip which can perform multiple function। बस मतलब ये भी मल्टीपल फंक्शंस ही हो रहे थे ना, ऐड भी हो रहा था, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा था। ये 2 फंक्शन थे, इससे ज़्यादा फंक्शन कर दोगे तो वो ALU बन जाएगा। तो ALU में 3 चिप्स हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, 74181, 381 और 382, और ये वाकई याद करनी पड़ेगी। ये तीनों 4 बिट के ALU हैं। ठीक है, फ़र्क क्या है? 181 में 5 फंक्शन सेलेक्ट लाइन्स हैं, which means it's able to perform 32 different operations। अब इस बात का मतलब कैसे समझें? इस तस्वीर में मेरे पास एक कंट्रोल लाइन थी, ये कंट्रोल लाइन थी ना जहाँ से मैं सारी कहानी को कंट्रोल करता था कि भाई ऐड होएगा या सब्ट्रैक्ट होएगा। अगर एक तार है तो उस एक तार पे मैं मैक्सिमम कितनी चीज़ें डाल सकता हूँ? मैं या 0 डाल सकता हूँ या 1 डाल सकता हूँ। यानी एक तार से मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गए। ये कैसे हो रहा है? ये 2 की पावर 1 है। अगर मेरे पास 2 तारें होती तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ जाती, 2 की पावर 2। तो इनको फंक्शन सेलेक्ट लाइन्स कहते हैं। तो अगर मेरे पास 5 फंक्शन सेलेक्ट लाइन्स हो हैं तो 2 की पावर 5 32 डिफरेंट फंक्शंस मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। 381 जो है इसमें 3 इनपुट लाइन्स हैं, तो जाहिर बात है ये 8 फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, 381 और 382। 382 इज सिमिलर टू 381, सेम है। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस इज दैट 381 प्रोवाइड्स ग्रुप लुक अहेड कैरी आउटपुट्स while 382 provides ripple carry। तो 381 और 382 सेम है, दोनों में 3 सेलेक्ट लाइंस हैं, 8 फंक्शंस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। फर्क ये है कि 381 में लुक अहेड कैरी है और 382 में कैरी प्रोपगेशन है। ये पिछली क्लास थी कि कैरी प्रोपगेशन क्या चीज़ थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और फिर लुक अहेड कैरी कैसे उसको फिक्स करती थी। असल में इसमें जो नई बात है ना समझने वाली, वो सिर्फ ये है सेलेक्ट लाइंस वाली। अगर ये बात समझ आ जाए ना, और ये तुम्हें मैं दिखा भी नहीं सकूंगा, बस यहीं से समझा सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक सेलेक्ट लाइन है, तो उसके ऊपर 0 रखो या 1 रखो, 2 फंक्शन हो गए ना, एक 0 का फंक्शन हो गया, एक 1 का फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन्स होती तो मैं 0 0 0 1 1 0 1 1 4 कॉम्बिनेशन रख सकता था, 4 फंक्शन कर सकता था। बस ये कॉन्सेप्ट है ALU का कि वो फंक्शन लाइन से कंट्रोल होता है। ये उसने तुम्हें बाइनरी खोल के दिखाई है कि किस तरीके से ये करते हो। अब हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ये 3 चिप्स हैं, जौन सी मर्जी इस्तेमाल कर लो, फ़र्क मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन ये तीनों जो हैं वो 4 बिट की चिप्स हैं सिर्फ। ठीक है, अब हेडिंग पढ़ो क्या, इम्प्लीमेंटिंग 16 बिट का ALU। तुम्हारे पास चिप्स जो हैं, जो तुम बाजार से लेके आए हो, वो 4 बिट की हैं, और तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें 16 बिट का ALU बनाना है। ठीक है, तो ये काम कैसे होएगा? ज़ाहिर बात है कैस्केडिंग से होएगा, क्या ना? ये स्किप किया,
उसने भी स्किप किया था लुक अहेड कैरी जनरेटर का सर्किट। अच्छा जी, अब मेरे पास वो 4 चिप्स मैं ले आया हूँ, 16 बिट का मुझे वो बनाना है सीपीयू, तो मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। ठीक है, चलेगा? चलेगा, लेकिन सिस्टम याद रखना क्या है प्लीज़, सिस्टम है कैरी प्रोपगेशन का। इसमें लुक अहेड कैरी जनरेटर कहीं नहीं लगा हुआ, ये कैरी प्रोपगेशन के ज़रिए से आपने कैस्केडिंग की है। भाई चिप तुम्हारे पास 4 बिट की है, बनाना तुमने 16 बिट का सर्किट है, कैस्केडिंग तो होनी ही होनी है। तो कैस्केडिंग करने के 2-3 रास्ते थे ना। तो कैरी प्रोपगेशन, जिसको रिपल कैरी भी कहते थे, उसमें ये था कि पहले की कैरी दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की चौथे को। तुम्हें याद आना चाहिए कि इसमें इशू क्या था। इसमें इशू ये था कि जब तक पहले की कैरी दूसरे को नहीं मिलती तब तक इसका आंसर गलत होता है, और ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बेहतर रास्ता हमने फैसला किया था वो ये था कि लुक अहेड कैरी जनरेटर एक एक्स्ट्रा सर्किट इस्तेमाल कर लो, और इसको हमने पढ़ा नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा था कि चारों ए एल यूज, या उस दिन एडर्स थे, आज ए एल यूज है, तो चारों सर्किट्स अपनी अपनी आउटपुट्स इसको पकड़ाएंगे, और ये एक ही वक्त में सबके लिए कैरी जनरेट करेगा। ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि जो 64वें नंबर पे बैठा होएगा ए एल यू, उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि पहले से दूसरे में आएगी, दूसरे नहीं। सब ने अपनी आउटपुट इसको पकड़ाई है, इसने एट द सेम टाइम कैरी जनरेट की है, और कैरी जनरेट करके सबको पकड़ा दिया। तो लुक अहेड कैरी जनरेटर है तो बड़ी फायदेमंद चीज़, मतलब क्योंकि वो रिपल का इफेक्ट उसमें से ख़त्म होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। इसमें प्रॉब्लम ये है, मतलब ये सर्किट बनाना सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लग रही, कुछ कुछ नहीं लग रहा। इसमें ये पूरा एक सर्किट अलग से लगेगा, चिप अलग से लगेगी, और ये तारें सारी लगेंगी जो एक्स्ट्रा वो होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, कि आप मतलब कॉस्ट बर्दाश्त करते हो या आपको एक्यूरेसी चाहिए, ये क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से बंदा ये काम करता है। अच्छा, ये डायग्राम होएगा इसका, तो करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। ये यहाँ से शुरू करो डायग्राम। मेरे पास 16 बिट की इनपुट है ए, 16 बिट की इनपुट है बी, वो इन तारों पे आ गई ना, इस पे बी आ गई, इस पे ए आ गई। मेरे पास फंक्शन सेलेक्ट लाइंस हैं तीन, तीन फंक्शन सेलेक्ट लाइंस हैं, ये तीन तारें हैं बेसिकली, बनी तो एक हुई है लेकिन तीन है। C0 का मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या चीज़ है, देखते हैं क्या समझ आ रही है। तो बेसिकली मैंने दोनों ऑपरेंड्स दिए, और मैंने बता दिया कि मैं फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो चिप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 381 है। डजंट मैटर, तुम्हें याद होगा 381 में लुक अहेड कैरी जनरेटर है, 382 में प्रोपगेशन है। तो 381 की मैं चिप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, फिलहाल नहीं तुमने इस पर काम किया ज़्यादा, लेकिन आगे जाके भी काफ़ी इस पे काम करना है, इन चिप्स पे ना। तो चिप्स पे क्या है कि बेसिकली जो एक ही आउटपुट आ, जो एक ही इनपुट आ रही है, वो मैंने इसको पकड़ाई, सिर्फ 4 बिट है, A0 A1 A2 A3 पकड़ा है। जो A4 A5 A6 A7 था वो मैंने अगली चिप को पकड़ाया, फिर इसी तरह अगली 4 बिटें इसको पकड़ाई, अगली 4 बिटें इसको पकड़ाई, यानी जो इनपुट आ रही है उसकी 4-4 बिटें करके मैंने सबको पकड़ा दी। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा जी, अब ज़ाहिर बात है सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो भी सबको कॉमन ही जाएंगी। तो वो सब जो सेलेक्ट लाइंस हैं, जो फंक्शन की लाइंस हैं कि भी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, वो भी सबको ही जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चारों चिप्स अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी, ये 4 नंबर देगा, ये 4 बिटें देगा, वो 4 बिटें देगा, सब 4-4 बिटें देंगे। वो 4 बिटें एंड पे कैस्केड करके मेरा आंसर बन जाएगा 16 बिटों का। और आखिरी बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि ये चारों चिप्स अपनी, क्योंकि लुक अहेड कैरी जनरेटर यूज़ करती हैं, तो सबकी आउटपुट्स जो हैं वो इसको जाएंगी लुक अहेड जनरेटर को, और ये सबकी कैरीज जनरेट करेगा और सबको कैरीज पकड़ा देगा। यानी ये वही तस्वीर जो हमने यहाँ पे बनाई थी ना, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में जो बनाई थी वो यहाँ पे चिप फॉर्म में है, ये एक्चुअल चिप्स की फॉर्म में है। और ये तुम्हारी भी इस पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है कि चिप्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ये भी तुम्हें बनानी, ये इस किताब में तुम्हें बनानी आ जाती है। तो ये तुम्हारे ए एल यूज़ थे, और ए एल यूज़ में तुमने किया क्या, तुमने 3 चिप्स पढ़ी हैं ए एल यूज़ की, और तुम्हें
कैस्केडिंग आनी चाहिए दोनों तरीकों से, पैरेलल से भी प्लस उससे भी लुक एट कैरी से भी। अच्छा जी, अगली डिवाइस है कंपैरेटर्स। ये हो क्या रहा है, ये तुम फंक्शनल डिवाइसेस पढ़ते जा रहे हो ना, तुमने एडर देखा, तुमने एएलयू देखा, अब तुम कंपैरेटर देखने लगे हो जो काफ़ी मुश्किल है। ये अगर पूरा करना चाहो तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो कंपैरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। आई थिंक लेक्चर 12 में था ये, कहीं 13 में था, मतलब जहाँ पे हमने पूरा कंपैरेटर का सर्किट डेवलप किया था। अब कंपैरेटर तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमने उसको करना है एमएसआई लेवल पे, हमने उसको डिवाइस के लेवल पे अब उसका काम करना है। ठीक है, तो ये वो उसने पीछे से दिखाया हुआ है तुम्हें कि यहाँ तक तुम पहुंचे थे कि ए ग्रेटर देन बी की ये आउटपुट थी, ए इक्वल टू बी की जो भी था वो 12वें लेक्चर से देखना कि जो भी आउटपुट आती थी। अब हमारा असल मसला ये है कि हमने तो एमएसआई लेवल पे काम करना है, तो हमारे पास तो ये कंपैरेटर इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में होएगा ना, हमें दो दो बिट के नंबर मिल जाएंगे और हम कंपेयर करके बता देंगे कि वो ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। अब बात ये है कि हमारे पास 2 बिट का कंपैरेटर अवेलेबल है इन चिप फॉर्म, यानी आईसी की फॉर्म में हमारे पास 2 बिट का कंपैरेटर मौजूद है जो दो दो बिटों को कंपेयर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैस्केड दिस टू कंपेयर 4 बिट नंबर्स। मैं कह ये रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो लेक्चर 12 के अंदर जो सारा ट्रूथ टेबल बना हुआ था वो 2 बिटों के नंबर्स को कंपेयर कर सकता था, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली चिप तुम्हारे पास मौजूद है, तुम दो दो बिटें दोगे, वो कंपेयर करके बता देगा कि ग्रेटर है, लेस है या क्या है। ठीक है, 2 बिट का तुम्हारे पास कंपेरेटर मौजूद है। लेकिन जब तुम्हें 4 बिट के नंबर्स कंपेयर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, अब ये कैसे कंपेयर करना है? अब ये कैस्केडिंग का क्वेश्चन है कि तुमने 2 बिट की जो चिप है उसको किस तरीके से जोड़ना है कि तुम 4 बिट के नंबर्स को कंपेयर कर सको। अब इसमें कोई कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एडिंग नहीं हो रही, सब्ट्रैक्टिंग नहीं हो रही, इसमें कैरी वाला कुछ चक्कर चलेगा नहीं। इसमें तुमने कंपेयर करना है, तुमने आंसर देना है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसका तरीका ये होता है कि जब तुम्हें कोई दो रकमें कंपेयर करनी होती हैं, तुम पहले उनके जो है ऊपर वाले हिस्से देखते हो। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब 740 रुपये लिखे हुए या 470 रुपये लिखे हुए, तो तुम सबसे पहले पहला डिजिट देखोगे, लेफ्ट साइड वाला, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 740 का 7 जो है वो 470 के 4 से बड़ा है तो बस ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें पता चल गया ना कि भाई 740 बड़ा नंबर है, दैट्स इट। तो तुम पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को आपस में कंपेयर करते हो। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला है, ये एम का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट ही है, वो कंपेयर होएगा। अगर तो ए बड़ा निकला या बी से तो खत्म ही आंसर आ गया, अगर ए छोटा निकला या बी से खत्म ही आंसर आ गया। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होएगी जब ये दोनों मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले बराबर होंगे, उस केस में तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा और ये जो नीचे वाले हैं इनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? यानी तुम कंपैरेटर ऐसा ये शुरू इनके कर, पहले पहले डिजिट ही, क्या मतलब? ये जैसे हमने पहले पहले डिजिट पे सर्कल किया हुआ है ना, हाँ, उन्हें कंपैरिजन करना है या एंड वाले डिजिट। तुमने पूरी रकमें कंपेयर करनी है ना, तुमने कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, लेकिन तुम्हारे पास जो चिप अवेलेबल है वो 2 बिट की है, वो चारों बिटों को तो कंपेयर नहीं कर सकती ना तुम्हारी चिप। तो तुम पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले दो को कंपेयर करते हो। अगर लेफ्ट साइड वाली रकम बड़ी आ जाती है तो बस ठीक है, तुम्हें नीचे देखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें पता लग गया पहली रकम बड़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम ए ग्रेटर देन बी आ जाता है, यानी ऊपर सिर्फ ऊपर वाली दो बिटें बड़ी आ जाती है, तो बस ये आंसर है, डन, खत्म। अगर छोटी आती है तो तब भी ठीक है, ये आंसर है। प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त होता है जब ऊपर वाले दोनों नंबर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे हैं 1 0, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी रकम बड़ी है, तो अब मुझे अंदर देखना पड़ेगा, ये नीचे लीस्ट सिग्निफिकेंट वालों को देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ए इक्वल टू बी होता है, यानी ऊपर वाली जब दो बराबर होती हैं, तब तुम्हें नीचे देखना पड़ता है। नीचे 2 बिट कंपैरेटर दोबारा लगा हुआ है लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का, ये अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कंपेयर करेगा।
अगर ऊपर वाली दो बराबर हैं, अब तुम्हें नीचे वाली कंपेयर कर, अब आंसर नीचे से आएगा, विच मीन्स कि अगर ग्रेटर है तो मतलब अगर नीचे वाली ग्रेटर है तो ग्रेटर आंसर आ जाएगा, लेस है तो लेस आ जाएगा, इक्वल है तो इक्वल। अगर हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि इक्वल ही हो जाए, ऊपर से भी इक्वल आया नीचे से भी इक्वल आया, तो इन दैट केस हमारे पास आउटपुट आ जाएगी कि दोनों इक्वल है। यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये है, दो बातें हैं। पहली तो ये है कि कैस्केडिंग हमेशा इस तरह से नहीं होती कि एक तार निकाल के दूसरे में लगा दो तो कैस्केड हो जाता है। तो यहाँ पे कैस्केड करने के लिए आपको ये काफ़ी सिरदर्द देनी पड़ी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट को कैसे संभालना है, ये सारे गेट्स लगे, ये सारी लॉजिक बनी। तो डिपेंडिंग ऑन के सर्किट क्या है उस हिसाब से आप फिर इसको कैस्केड करते हो। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है बहुत बड़ा, इस तरह की कैस्केडिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर अब मैं तुम्हें कहूँ कि 6 बिट का कैस्केड करना है, ये तो 4 बिट हुआ ना, ये तो 4 बिट हुआ ना, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 6 बिट करना है, 8 बिट करना है, 10 बिट का कंपैरिजन करना है, तुम क्या करोगे? तुम ऐसे कंपैरेटर्स और लगाते जाओगे, ऐसे ही होएगा ना। लेकिन ये सारी लॉजिक जो है, ये सारे गेट्स जो लगेंगे, ये सारे बढ़ते जाएंगे, सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मतलब ज़ाहिर बात है कि 4 बिटों में इतना मुश्किल हो गया है, तो 6-8 में कितना हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम ऐसी कैस्केडिंग चाहते हैं जो आइटरेटिव हो। हम ऐसी कैस्केडिंग करना चाहते हैं जो आइटरेटिव हो। आइटरेटिव का मतलब है कि हम उसी सेम चिप को उठा कर रिपीट कर सकें तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। ये आइटरेटिव सर्किट्स हैं ए इक्वल टू बी के, ये तुम्हें पढ़ाई नहीं हुए, उसने तुम समझाया नहीं हुआ कि कैसे हैं, लेकिन चलाने आने चाहिए। ये एक सर्किट है जिसको तुम एक एक बिट देते, एक बिट सिर्फ ए और बी की, और वो कंपेयर करता है और बताता है कि भाई आंसर क्या आया, अब इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो या 1 देगा या 0 देगा। अच्छा, इन सर्किट्स को चलाने के लिए तुम्हारे पास ये एक इनपुट होती है, ये फर्स्ट टाइम 1 होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ये है कि तुम ये पूरी चिप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो आगे, ये आइटरेटिव का मतलब है। ये पूरी चिप कॉपी पेस्ट कर दो आगे, ये इक्वल टू बी उसको दे दो, और वो अब आगे 2 बिट्स को कंपेयर करना शुरू कर दो। 5 बिट्स को करना है, इसको 5 दफा कॉपी पेस्ट कर लो। यही इसमें इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप दिमाग से नॉर्मल कैस्केडिंग करते रहोगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें सर्किट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइटरेटिव कंपैरेटर्स ये होते हैं कि तुम्हें ये बना बनाया सर्किट मिल जाए और तुम इसको कॉपी पेस्ट कर करके आगे चलाई जाओ। मेरा ख्याल है इसको तुम्हें याद भी करना पड़ना है। ये 3 है, ए ग्रेटर देन बी, और अब इसको चला के भी देख लेना। यहाँ पे ए और बी रखना, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें तुम्हारी डेरिवेशन नहीं, इससे तुम्हें पढ़ाई भी बिल्कुल कि ये बनाना किस तरह है, लेकिन हाँ इस्तेमाल आना चाहिए। तो यहाँ पे ए रखना, यहाँ पे बी रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 0 रखो। अब यहाँ पे से गुजारो, इसको पूरे सर्किट में से इसको गुजारो और देखो एंड पे आंसर क्या आता है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ठीक आएगा। इसके बाद MSI 4 बिट कंपैरेटर है, जो चिप लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी चिप है 85 74X85। तो ये आसान ही होती है, इनमें मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसमें 4-4 बिट के 2 नंबर आने हैं और 3 आउटपुट्स होंगी। इसमें इसमें कुछ जमा तो नहीं ना करना उसने कि जमा करके आउटपुट देगा। इसमें 3 आउटपुट्स होंगी, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। सॉरी। तो और अगर उसको आप कैस्केड करते जाते हो, लो भाई बस यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब यहाँ से आगे 4 डिवाइसेस हैं तुम्हारी, डिकोडर्स, इनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स। सारी बात सारी तो नहीं खत्म होनी, लेकिन जितना कर सको कर लो। लो भाई बस ब्रेक लगाओ और सर जी बाकी ये फिर जो कल। हमने करनी है